तो जी किसके नाम से स्टार्ट करें फिर चैप्टर ने? शुभम के नाम तक, आशीष के नाम तक? शुभम के नाम से करते हैं। चलो, चैप्टर का नाम है शुभम, पता क्या है? पावर शेयरिंग, पावर का बांटना। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर जिस क्योंकि तुम्हारे में से आधे बच्चे तो हैं जिनका ये टॉपिक इंग्लिश में है, मतलब इंग्लिश मीडियम है, और कुछ का क्या है, हिंदी मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो ना, तो 101% जितनी ज़्यादा अच्छी आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करनी आएगी ना, या इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, उतना ही आपके लिए ये चीज़ ईजी होगी। जितना ज़्यादा तुम्हें वो कैब का पता होगा उतना ही ज़्यादा ईजी होगा। मैंने ये मुसीबत फेस कर रखी है कि अगर ट्रांसलेशन नहीं है ना, तो ये छोटी छोटी बातें जो बिल्कुल आसान बात है कि भाई रोहन के बाबू का नाम यू है, मतलब बिल्कुल ऐसी बातें जो हमारा वैसे ही याद हो जाए, वो बातें भी हमारे लिए टफ हो जाए। समझ में आ गई? शुभम के लिए खास करके अब देखते हैं कि शुभम के कितने ज़्यादा वो कैब याद है। हम लाइन टू लाइन थोड़ी सी नहीं बनाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। फिर हम एक ना नोट्स की वीडियो बना लेंगे, नोट्स लिख लेंगे और नोट्स की क्या कर लेंगे, फिर उसमें समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होंगे हमारे। देखो क्या लिखा है कि बेल्जियम, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के हम पढ़ते हैं कि बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम आई और श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम आई। तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप है। इज मतलब है, अभी भी है, वो छोटी सी कंट्री है यूरोप की। स्मॉलर इन द एरिया मतलब किससे भी छोटी है वो, हरियाणा से भी छोटी है। बॉर्डर किसके, इट हैज मतलब इसके पास है। हैज जब आए उसका मतलब के पास, इसके पास बॉर्डर है, मतलब बाउंड्री किसके साथ है, फ्रांस के साथ और नीदरलैंड के साथ भी। जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ भी है, क्योंकि चार है ना इन्होंने, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसकी जो पॉपुलेशन है ए लिटिल ओवर का मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है, किससे, 1 करोड़ से। और हरियाणा में ही है 1 करोड़ से ज़्यादा, तो 2.5-3 करोड़ तो हरियाणा में है। और वो किसका है, देख लो लिख रखा है, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा की पॉपुलेशन का भी कितना है, हाफ। एंड द एथनिक कंपोजिशन, एथनिक का मतलब जो धर्म है, जो लोग हैं वहाँ के, कंपोजिशन मैंने बनावट, कंपोजिशन मैंने बनावट मतलब वो हैं कैसे, वो ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का मतलब थोड़े जटिल हैं, कि कैसे हैं समझते हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन है, देश की पूरी पॉपुलेशन में से 59% तो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। कोई एक रीजन डिसाइड करके उन्होंने, वहाँ पे फ्लेमिश रीजन, वहाँ पे रहते हैं। एंड स्पीक, वो बोलते क्या हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। कितने परसेंट हैं वो, 59। ये क्वेश्चन है जी कि डच स्पीकिंग पीपल कितने हैं, कितने हो गए, 59। अनदर 40% पीपल, जो दूसरे बचे हुए 40% हैं, वो कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच। अब ज्यादा क्या बोलते हैं लोग, डच। कम क्या बोलते हैं, फ्रेंच। और जो बचे हुए रिमेनिंग 1% है, वो बेल्जियंस स्पीक जर्मन, वो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। ऐसे बेल्जियन जो 1% है, वो क्या बोलते हैं, जर्मन। मतलब मुद्दा ही 1% के लिए है ही नहीं, क्योंकि 1% तो चुपचाप रह सकते हैं। जैसे अपने देश में जैन है, जैन 1% है। तुमने कभी देखा कि जैन कहीं लड़ रहे हैं, जैन कहीं मारपीट में खड़े हैं, नहीं मिले ना। तो ये इसने कहा है कि जी 1% तो क्या है, जो जर्मन बोलते हैं वो है। आगे, इन द कैपिटल, जो उनकी कैपिटल है, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि कैपिटल क्या है इनकी, ब्रुसेल्स। और उसमें कौन है, 80% वो हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। मतलब फ्रेंच कितने थे, 40%। और डच कितने बोलते थे, 59%। और जो कैपिटल में है ना, कैपिटल में 80% कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग। कैपिटल में कौन रहते हैं, किसी की भी कैपिटल में। ये बताओ, दिल्ली में रहने वाला आदमी, गांव वाले क्या सोचते हैं कि वो अमीर है, रूल रेगुलेशन के ज़्यादा पता है उनको, फैसिलिटी ज़्यादा है। तो जी सारी चीज़ें कौन करेंगे, ये फ्रेंच करेंगे। और केवल 20% कौन थे वहाँ पे, डच। तो इसने लिखा है कि माइनॉरिटी मतलब जो कम है, कम कौन थे, फ्रेंच। वो रिलेटिवली रिच है। रिलेटिवली का मतलब क्योंकि वो कैपिटल के अंदर रहते, तो सुविधाएं उनके पास ज़्यादा हैं। किससे ज़्यादा, डच स्पीकिंग से ज़्यादा। तो उनके पास उनसे ज़्यादा क्या है, सुविधाएं हैं। एंड दिस इज रिजेंट मतलब दुख ही होने वाली या निराशा वाली बात थी, किसके लिए, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए। हु गोट बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और द एजुकेशन मच लेटर, जिनको बाद में मिला, किसका बेनिफिट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, मतलब कि पैसे वगैरह का लेन देन बढ़ने स्टार्ट हो गया, भाई धंधे स्टार्ट हो गए, बिजनेस स्टार्ट हो गए, और एजुकेशन मतलब पढ़ाई का उनको बाद में मिला। और दिस लीड
दिस का मतलब यह है, लीड मतलब आगे लेके चलेगा, टू टेंशन, टेंशन मतलब तनाव बन गया किसके बीच में, डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच पीपल स्पीकिंग। कब? 1950 और 1960 के बीच में, मतलब तनाव हो गया भाई। अब ये मान के चलो भाई, एक कास्ट है कोई जिसके ज़्यादा लोग हैं और एक है जिसके कम लोग हैं, सारे फायदा वो कम लोग ले रहे हैं। तो जो वो ज़्यादा लोग हैं वो क्या चाहेंगे, अरे हम तो इतने ज़्यादा पढ़ लिख ना, हमारे तो जनसंख्या है फालतू, सब कुछ फालतू, सुविधाएं में कुछ नहीं मिल रही। तो क्या बनेगा इन दोनों देशों के बीच में, दोनों चीज़ों के बीच में तनाव। और द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वार मोर एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तेज होना, तेज का मतलब शार्प का मतलब यहाँ पे वो हो गया भयंकर लेवल पे बढ़ जाना, मतलब टेंशन कम नहीं हुई, क्या होगी, ज़्यादा होगी। इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स क्या थी इनकी, क्या थी ब्रुसेल्स, कैपिटल। एंड ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रुसेल्स में एक प्रॉब्लम होगी कि जो डच स्पीकिंग पीपल थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री, कि ब्रुसेल्स में तो कम थे ना डच स्पीकिंग, क्योंकि 20% ही थे, यहाँ पे लिखा हुआ था देखो 20%, और डच वो फ्रेंच वाले कितने थे, 80%। लेकिन माइनॉरिटी इन कैपिटल और मेजोरिटी इन कंट्री, मतलब जो बाहर वाला इलाका था उसमें तो ये जो डच वाले थे ये ज़्यादा थे, कैपिटल में क्या थे, कम थे। अब देखो एक सिचुएशन आ गई है किसकी, उसकी बेल्जियम की। अब इस सिचुएशन को हम दूसरा कंपेयर करते हैं किससे, श्रीलंका वाली सिचुएशन से। तो श्रीलंका वाली सिचुएशन में क्या कहा, लेट अस कंपेयर, चलो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, दूसरे देश की कंट्री के साथ। वो क्या है, द श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, आइलैंड का मतलब दोनों तरफ से, चारों तरफ से पानी है इसके, एंड जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु है ना अपने इंडिया का, उसके बिल्कुल नीचे से थोड़ी सी कुछ किलोमीटर दूर है। इट इज अबाउट 2 करोड़ पीपल, इसमें कितने हैं, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ हैं। अबाउट द सेम इन द हरियाणा, कितने हरियाणा के बराबर है। और लाइक द अदर नेशन, दूसरे देशों की तरह साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। साउथ एशिया नेशन मतलब कि ये एशिया का साउथ में है, एशिया किस में है, और डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब फैली हुई, कि अलग अलग कास्ट की पॉपुलेशन है यहाँ पे अपने हरियाणा, इंडिया इसमें भी तो है, इंडिया में भी कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, सिखों में भी अलग धर्म है, कोई जात है, क्या पता कितने तरीके से कास्ट है अपने देश में। एंड द मेजर सोशल ग्रुप आर कौन से हैं इसमें, सिन्हालाज हैं, ये क्वेश्चन बन गया। उसमें कौन थे मेजर है, डच है ना, और दूसरे कौन थे, फ्रेंच। इसमें कौन है, मेनली सिन्हालाज, कितने परसेंट है, 74, और तमिल बोलने वाले कितने, केवल 18। और अमंग द तमिल्स देयर आर द 2 सब ग्रुप, तमिल में भी वो थे, एक तो जो तमिल नेटिव थे जो श्रीलंका से ही थे, ये देखो इन्होंने थोड़ा मैप भी बना रखा है किसका, ये इनकी ब्रुसेल्स कैपिटल है, ये इधर कौन सा है, ये दिखा रखा है इन्होंने, जर्मन स्पीकिंग एक जगह ये साइड वाली दिखा रखी है, थोड़ी सी ये डार्क कर रखी है, अगर मैं इसको मार्क करूं, ये जो इन्होंने डार्क कर रखा है ये कौन सा है, जर्मन स्पीकिंग पीपल है। ये ऊपर वाला कौन सा है, फ्लेमिश रीजन है। ये कौन सा है, वैलोनियन रीजन है। ये हमारी कौन सी है, ब्रुसेल्स। क्या समझ में आ गई भाई बात है? एक सेकंड रुको, ब्लैक ले लेते हैं, रेड ले लेते, रेड। फिर इसने क्या कहा कि इसमें से 13% तो वो थे जो 18% थे। अब तमिलों में भी कौन थे, आधे तमिल तो ऐसे थे जो वहीं के थे, और आधे तमिल कहाँ से थे, तमिलनाडु में से गए थे। क्योंकि जब अंग्रेज आए थे ना हमारे देश में, तो अंग्रेज यहाँ से हमें पकड़ के ले गए थे खेती करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पानी अच्छा खासा था, वहाँ गन्ने की खेती हो रही थी। तो वहाँ पे आधे तमिल तो क्या थे, जो अपने देश के थे, और आधे तमिल क्या थे, जो वहीं के थे, नेटिव थे। देखो लिख रखा है। एंड द रेस्ट क्या था, हुज मतलब जिनके फोर फादर्स मतलब दादा परदादा, केम सेकंड फॉर्म है कम की, आए थे फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन मतलब पेड़, मतलब खेती करने के लिए, मजदूरी में लेके गए थे उन्होंने, मजदूरी करवाने के लिए। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड कौन सा होता है, जब हम अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर। एंड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, उनको क्या कहा गया, इंडियन तमिल्स। इनको कहा गया था ऊपर वालों को नेटिव तमिल से, नेटिव मतलब उसी देश के, और दूसरे कौन से थे भाई, इंडियन तमिल्स। और एज यू सी द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ दिखाया है देखो, एक सेकेंड।
तो देखो ये इन्होंने दिखा रखा है मुस्लिम्स, ये देखो यहाँ साइड में देखो, ये जो कहीं कहीं दब्बे हैं ये किसके हैं, मुस्लिम्स के। फिर लिख रखा है इन्होंने इंडियन तमिल्स, इंडियन तमिल्स कहाँ पे हैं, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है। फिर इसने लिखा है श्रीलंकन तमिल्स, ये जो साइड में बाउंड्री पे हैं ये कौन से हैं, और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है किसकी है, सिन्हालाज। तो जब आते हैं दोबारा टॉपिक के ऊपर पीछे, तो इसने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द सिन्हालाज स्पीकिंग पीपल्स आर कैसे हैं, बुद्धिस्ट है, धर्म भी अलग है भाई उनका। तो तमिल्स का कैसा है, तमिल्स या तो मुस्लिम है या हिंदू है, और उनका क्या है, बुद्धिस्ट। एंड वाहिल मतलब इसी के समय मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। तो हिंदू जो तमिल्स हैं वो क्या हैं, या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। और तुम्हें पता है कि भाई धर्म के ऊपर तो टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियन, कितने हैं इसमें, 7% क्रिश्चियन हैं। और जो क्या है, दोनों तमिल भी हैं वो और सिन्हालाज भी हैं। मतलब कुछ तमिल क्रिश्चियन भी हैं और कुछ सिन्हाला क्रिश्चियन भी, क्योंकि अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने वहाँ भी कौन सा धर्म फैलाया है, क्रिश्चियन धर्म फैलाया है। अब इसने कहा है जस्ट इमेजिन, सोचो व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस, कि इस जैसी सिचुएशन में क्या होगा इन बेल्जियम। तो अब देखते हैं, इन बेल्जियम जो डच कम्युनिटी थी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी। समझना इस बात को, लाइन को। इसने कहा कि बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है ना, डच कम्युनिटी, वो कुड टेक द एडवांटेज, जो फायदा ले सकते हैं न्यूमेरिक मेजोरिटी का, मतलब नंबर में ज़्यादा थे ना वो, कितने थे डच से, 60% थे, लगभग 59% थे, और दूसरे कितने थे, केवल 40% थे। लेकिन एनफोर्स इट्स विल, फोर्स का मतलब दबाव देना, विल मैंने इच्छा, किसके ऊपर, फ्रेंच के ऊपर और जर्मन जो बोल रहे थे ना उनके ऊपर, कि हमारी बात भी मानो भाई, तुम तो अपनी अपनी चला रहे हो। क्यों थे ये, क्यों कर सकते थे ये, क्योंकि ये मेजोरिटी में थे। एंड दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट, दिस वुड मतलब यह करेगा, पुश मतलब बढ़ाएगा, कन्फ्लिक्ट मैंने विरोध, अमंग बीच में, कम्युनिटीज फर्दर, इन दोनों के जो कम्युनिटी जो समुदाय थे इनके बीच में जो झगड़ा है उसको आगे बढ़ाएगा। एंड दिस कुड लीड टू वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, मैसी का मतलब एक ऐसा बंटवारा कर देगा जो बहुत खराब होगा। एंड बोथ साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, दोनों साइड क्या चाहेंगे, किसके ऊपर कंट्रोल करें, ब्रुसेल्स राजधानी के ऊपर। और इन श्रीलंका सिन्हालाज कम्युनिटी जो ज़्यादा है नंबर में, वो तो मजे ले ही रहे हैं, फंसे कौन है यहाँ पे, वो देखो लिख रखा है कम्युनिटी इंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी, ज़्यादा मेजोरिटी ले रहे हैं। एंड कुड इम्पोज, इम्पोज मैंने थोपना, लगाना, क्या लगा दिया उन्होंने, इट्स विल अपनी इच्छा, ऑन एंटायर कंट्री, सारी के ऊपर। और कौन नहीं बोल पा रहे थे, तमिल बोल ही नहीं पा रहे थे। सारी फैसिलिटी कौन लेके जा रहा था, श्रीलंका लेके जा रहा था, सिन्हाला लेके जा रहे थे श्रीलंका वाले। अब देखो इसने क्या कहा है, अब एक गवर्नमेंट की बात लिखी है इन्होंने, मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियन का मतलब होता है जब किसी भी जगह पे एक ग्रुप ऑफ पीपल ज़्यादा नंबर में हो जाए, मतलब जैसे यहाँ लिखा है ना, सिन्हालाज कितने हैं देश में, 74%। तो वो क्या करेंगे ये बता भाई, अगर मान लो दद्दू है, अब यहाँ पे झगड़ा हो गया, दद्दू के यहाँ पे दोस्त आ रहे हैं 100 और शुभम के आ रहे हैं 10, तो बस सिंपल सी बात, दद्दू तो पीटेगा। जब शुभम का होगा भी ना, रोड़े नमटा हुआ नहीं, 2 रेपटे तो जरूर मारूंगा भाई साहब, के काम चल रहा है कि नहीं दद्दू। तो अब ये भी किसकी मेजोरिटी थी, सिन्हालाज की मेजोरिटी थी। अब सिन्हालाज की मेजोरिटी है तो वो चाहोगी क्या करना, अपनी बातें मनवाना। तो देखो लिख रखा है श्रीलंका इमर्ज, इमर्ज मतलब उभर के आना, मतलब कोई चीज़ निकल के आना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एमर्ज्ड। तो श्रीलंका एमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। एंड द लीडर्स ऑफ द सिन्हालाज कम्युनिटी साउट, साउट मैंने चिल्लाना है, पीछा करना या किसी बात के लिए मनवाना, क्या करवाना, टू सिक्योर, सिक्योर मैंने निश्चित करना, डोमिनेंस मतलब प्रभाव या अस्तित्व या जो वर्चस्व का आग्रह, जैसे ना कि भाई मेरा ही राज चलेगा, ओवर द गवर्नमेंट, बाई वर्च्यू मतलब के दम पर, देयर मेजोरिटी उनकी गिनती ज़्यादा है, इस वजह से वो क्या करेंगे, अपनी डोमिनेंस मतलब अपनी पावर का शो करेंगे। और एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडोप्टेड ए सीरीज ऑफ द मेजोरिटेरियन मेजर्स टू स्टैब्लिश सिन्हालाज सुप्रीमेसी। तो क्या ध्यान में आनी चाहिए इसकी बातें, कि ये जो बात इसने लिखी है ना, कि एज ए रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो अडोप्ट करेगी क्या, सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स, ऐसे मेजर्स जिसमें किसका फायदा हो, सिन्हालाज का। देखो लिख रखा है सिन्हालाज सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी का मतलब वर्चस्व, हमारी चल रही जो कुछ होगा। इन 1956
एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हालाज एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 1956 में क्या कर दिया, सिन्हालाज को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया, क्योंकि तमिल की नहीं थी ये लैंग्वेज। तमिल तो या तो उर्दू बोलेंगे क्योंकि, या फिर हिंदी बोलेंगे या तमिल बोलेंगे। दज इस प्रकार डिसरिगार्ड होता किसी की इज्जत ना करना, तमिलों की इज्जत नहीं करी उन्होंने, क्योंकि तमिल की लैंग्वेज भी तो थी। And the government followed the preferential policies that favor the Sinhalaj applicants for the university positions, गवर्नमेंट जॉब्स। इन्होंने कहा कि ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे जो सिन्हालाज थे वही तो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कराएं, वही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाएं, वही गवर्नमेंट जॉब लेवाएं। तो किसके लिए क्या बचा, वो तो गरीब बच गए बेचारे सिन्हालाज। तो देखो लिखा हुआ है, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान बनाया गया, स्टुपिलेटेड दैट, जो बढ़ावा दे रहा था, प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, जो किसको बढ़ावा दे रहा था, बुद्धिज्म को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन जो तमिल थे वो कौन से धर्म को फॉलो कर रहे थे, वो हिंदू और मुस्लिम धर्म को थे। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर, जितने भी ये सारे मेजर्स लिए गए, कमिंग वन आफ्टर अदर, एक दूसरे के बाद जो आए, ग्रेजुअली धीरे धीरे, इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग, एलिनेशन का मतलब थोड़ा सा अलाइन कर दिया, दूर कर दिया, किसको, श्रीलंकन तमिल्स को, जो तमिल थे ना उनको थोड़ा सा अपने आप को क्या मानने लगे, दूर मानने लगे। दे फेल्ट, वो सोचने लगे, नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी ऐसी बड़ी पार्टी, मेजर का मतलब बड़ी पार्टी, लीड बाय बुद्धिस्ट सिन्हालाज लीडर्स, वाज सेंसिटिव टू देयर फीलिंग्स, देयर रिजल्ट, देयर रिलेशंस, मतलब अच्छा ऊपर रहेगा इसमें, हाँ, देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, वो उनकी लैंग्वेज और कल्चर के लिए कुछ ध्यान नहीं दे रही है। आगे, दे फेल्ट, उन्होंने सोचा, द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड, मतलब मना कर रही है, देम, उन्हें, इक्वल पॉलिटिकल राइट, बराबर का अधिकार देने के लिए, एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनसे भेदभाव कर रही है, देम, किसके लिए, इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, इग्नोर का मतलब इग्नोर करना, इंटरेस्ट मतलब उनका फायदा। और एज ए रिजल्ट, जिसके रिजल्ट के तौर पर, द रिलेशंस बिटवीन सिन्हालाज एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड, मतलब तनाव में चलेगी भाई, स्ट्रेन का मतलब है तनाव में चलेगी, ओवर टाइम मतलब लंबे समय के लिए। अब हुआ क्या, जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो लॉन्च कर दी उन्होंने एक पार्टी, एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने एक पार्टी बना ली और क्या कहा कि हम जी तमिल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिला के छोड़ेंगे, फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द सिक्योरिंग जॉब एंड एजुकेशन। और क्या कहा कि एक रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल का मतलब क्षेत्र है, छोटी जगह पे, ऑटोनॉमी का मतलब हम ही गवर्नमेंट चलाओगे, इक्वलिटी मतलब हमारे बराबर के अधिकार होंगे, किसमें, एजुकेशन में और जॉब में। बट लेकिन देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड, जो उनकी डिमांड थी ना, देयर डिमांड का मतलब उनकी डिमांड, किसके लिए, मोर ऑटोनॉमी की, वो ही अपनी गवर्नमेंट को चलाएं, किसमें, प्रोविंस मतलब जगह में जहाँ पे कौन रहते थे, तमिल, वो बार बार, रिपीटेडली का मतलब है बार बार, डिनाई मतलब मना करी गई। और बाई 1980 द सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सेवरल का मतलब बहुत सारी, जो गवर्नमेंट थी ना, ऑर्गेनाइजेशन थी, वर फॉर्म डिमांडिंग द इंडिपेंडेंस तमिल इलम, मतलब तमिलों का एक स्टेट बनाओ भाई हमारा। वो क्या करी गई, डिमांड उठी गई, बार बार ऐसी पार्टी बनी गई इन नॉर्थ में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। अब इससे क्या हुआ, द ट्रस्ट मैंने भरोसा ना होना, बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कंफ्लिक्ट, वाइड स्प्रेड का मतलब वाइड मैंने चौड़ा, स्प्रेड मैंने फैल जाना, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया इन दोनों के बीच में, एंड इट सून टर्न्ड इनटू सिविल वार, सिविल वार का मतलब होता है देश के अंदर ही लड़ाई हो जाना, तो जी देश में ही क्या होगी, लड़ाई होगी। और एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, हजारों में लोग मरे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, बहुत ज़्यादा। एंड द मैनी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिली वर फोर्स टू लीव द कंट्री, अब बहुत सारे रिफ्यूजी होते हैं जो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो बहुत सारे जो तमिल श्रीलंकन थे ना वो कहाँ आए, इंडिया में आए भाई, बहुत ज़्यादा। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, बहुतों ने क्या खो दिया, अपना लाइवलीहुड, जीवन खो दिया। यू हैव रीड द फर्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक में दिखाया है अबाउट द कन्फ्लिक्ट टैक्स, हाँ इसके बारे में तो बताया था कि 2009 में इनकी जो एजुकेशन थी, 2019 में हमारे से अच्छा था, देखो पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने इकोनॉमिक्स वाले में।
बट द सिविल वार कोज द टेरिबल सेटबैक, सिविल वार ने क्या किया इनके देश को, टेरिबल मैंने बहुत खतरनाक लेवल पे सेटबैक मैंने पीछे धकेल दिया, किसमें, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ। इट एंडेड, कब लड़ाई खत्म हुई है, 2009। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये झगड़ा किसका था, श्रीलंकन का। पहले झगड़ा किसका था, बेल्जियम का। अब दोनों का सोल्यूशन बताएंगे वो कि जी बेल्जियम ने तो कैसे सोल्व की ये चीज़ और श्रीलंकन ने कैसे सोल्व की। तो जी अकोमोडेशन होता है किसी चीज़ का रहने की जगह, तो बेल्जियम ने कैसे सोल्व किया इस चीज़ को देखो। द बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ, डिफरेंट मैंने अलग अलग, दे रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने पहचान लिया, क्या पहचाना, एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस, कि हमारे देश में भाई ये बात तो है कि हम अलग अलग जाति के हैं या अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं। एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब हमारे कल्चर भी अलग अलग है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि तुम मंदिर में पूजा करने जा रहे हो, मुस्लिमों ने पकड़ के वहाँ पे पीट दिया, सही बात तो नहीं होगी ऐसे। मतलब हमें मुस्लिमों की इज्जत करनी पड़ेगी, मुस्लिमों को हमारी, हमें क्रिश्चियन की, सिखों का, सबको एक दूसरे के धर्म की क्या करनी पड़ेगी, इज्जत करनी पड़ेगी। और इसीलिए इन्होंने लिखा कि बिटवीन 1970 से लेकर 1993 तक दे अमेंड, अमेंड मैंने सुधार करना, देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उनका, उन्होंने अपना क्या सुधार कर लिया, संविधान। कितनी बार, 4 बार। सो एज टू वर्क आउट टू अरेंजमेंट, मतलब ऐसी अरेंजमेंट बना दी दैट वुड अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, कि जिससे वो क्या कर सके, वो सारे के सारे इकट्ठे रह सके विद इन द सेम कंट्री, किसमें, एक देश में। एंड द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट, जो अरेंजमेंट उन्होंने बनाई, इज डिफरेंट, वो अलग थी, फ्रॉम एनी अदर कंट्री, और किसी भी देश से, एंड इज वेरी इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब नए तरीके का, नयापन था। हेयर आर द सम एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, कुछ मॉडल बताए इन्होंने कि क्या क्या हुआ उसमें। तो पहला क्या लिखा इन्होंने कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का मतलब बताना, क्या बताया उन्होंने कि द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो डच के जितने मंत्री होंगे उतने ही किसके होंगे, फ्रेंच के, आधे आधे कर दिए, सोल्यूशन हो गया एक बात का। तो सम स्पेशल लॉ रिक्वायर टू सपोर्ट द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स फॉर ईच लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर, सम स्पेशल मतलब कि कुछ स्पेशल खास कानून बनाए गए, रिक्वायर करे गए, मतलब बनाए गए, सपोर्ट मैंने मदद करने के लिए, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी की, ग्रुप की। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन, की एक कम्युनिटी रूल नहीं बना दे, बराबर बना दे डिसीजन, अन यूनिलेटरली मतलब अकेले तरीके से नहीं ले सकती वो। दूसरा क्या कहा इन्होंने कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन, क्योंकि 2 रीजन थे उसमें, 2 भाषा थे तो 2 रीजन थे, तो दोनों के क्या कर दिए इन्होंने, कुछ सारी पावर तो किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी कि तुम अपने कानून अपने आप बनाओ। और जो स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो छोटी नहीं है, सबॉर्डिनेट का मतलब उसके नीचे काम नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंट काम करेगी उन बातों पे। मान लो कि मैंने कह दिया कि भाई तुम जमीन का जो भी रोड़ा होगा ना तुम्हारी स्टेट में, वो तुम अपने आप ही संभाल लोगे, हम बीच में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। कैसे ही बात समझ में आ गई। तीसरा क्या कहा कि ब्रुसेल हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स में क्या बना दिए कि अलग से गवर्नमेंट बना, क्योंकि तो कैपिटल थी, जिसमें बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों की क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास क्या थे, एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल में भी बराबर थी तो यहाँ भी क्या कर लिया, ब्रुसेल्स में भी बराबर, क्योंकि ब्रुसेल्स में वैसे कौन थे, 80% कौन थे, 80% वो कम बोलने वाले थे, जो 40% थे जो फ्रेंच वाले थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जी हम बराबर मान लेंगे, क्योंकि जो डच वाले थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या करा था, 50-50% मान लिया था। तो जब ब्रुसेल्स कैपिटल की गवर्नमेंट बनाने की बात आई तो वहाँ भी उन्होंने क्या मान लिया कि जी 50% रख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई कैप्टन। अब इसमें ये बात है तो फिर आगे देखो, इसने कहा अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट और बनाई जिसको क्या कहा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी का मतलब धर्म क्या, कम्युनिटी या समाज क्या, समाज के आधार पर गवर्नमेंट बनाई। एंड इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, जिसमें एक गवर्नमेंट होगी डच वालों की, एक होगी फ्रेंच वालों की, एक होगी जर्मन वालों की। सब अपनी अपनी कम्युनिटी बना लेंगे भाई, कोई अपने मंदिर बना रहा है, जो जिसको जी करे वो अपनी कुछ बनाओ। एंड नो मैटर वेयर दे लिव, वो जहाँ भी रह रहे हैं, दिस गवर्नमेंट हैज़ टू
पावर रिगार्डिंग कल्चर, मतलब कि उनका कल्चर कैसा होगा, भाई कैसे कपड़े पहनने ही नहीं करना, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू वो इस तरीके से सोल्व कराएंगे। क्या समझ में आ गई शुभम? शुभम कहाँ गया? यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तुम क्या देखोगे कि जो बेल्जियम का मॉडल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज़ इंडीड, इंडीड का मतलब सच में, वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम, जो बेल्जियम में लोग रह रहे हैं ना उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल था, थोड़ा समझना। बट दीज अरेंजमेंट आज तक काम कर रही है और सारी लड़ाइयाँ भी टल रही हैं। तो क्या ये काम इन्होंने जो किया है वो सही किया है? नहीं किया। इसकी जगह जो श्रीलंका वाले थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पावर ही नहीं दी और उनके झगड़े कहाँ तक चलते रहे, 2009 तक। और भाई साहब अंदर क्या हो गया देश के अंदर, सिविल वार छिड़ गया। सिविल वार से देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जब देश के आधे आदमी उधर से लड़ रहे हैं। तो ऐसा भी हो गया था कि जो तमिल थे ना, उनके पास खुद के हेलीकॉप्टर वगैरह भी आने लगे थे, मतलब पूरी आर्मी बना ली थी किसने, तमिल ने। अब एक आर्मी अंदर है, उस दूसरी आर्मी उसके साथ ही लड़ रही है अंदर वाली आर्मी से ही। तो क्या देश को नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान होगा भाई। क्या समझ में आई? अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द दीज टू स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बोथ क्या है, डेमोक्रेसी थी, दोनों में डेमोक्रेसी मतलब लोगों की सरकार थी। यट हालांकि दे डील्ड विद, मतलब उन्होंने डील किया पावर शेयरिंग के क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से। श्रीलंका ने अलग तरीके से किया और बेल्जियम ने अलग तरीके से किया। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? तो अब इसने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा हम समझते हैं, अगला टॉपिक हमारा आ गया है इसी में कि वाहे क्यों पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्या डिजायरेबल मतलब इच्छा के अनुसार क्यों है, कि अगर हम पावर शेयरिंग बांटे या ना बांटे। देखो लिखा हुआ है, Thus the two different sets of the reason can be given in the favor of the power sharing। पहला क्या है, पहला फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। बहुत बढ़िया तरीके से कि पहला रीजन तो पावर शेयरिंग का ये है कि जी अगर हम पावर शेयर कर लेते हैं तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कन्फ्लिक्ट का मतलब विरोध नहीं होगा। जब जिसको मान के चलो दो ग्रुप है किसी गांव में, विलेज की अगर हम बात करें, उस विलेज में दो ग्रुप हैं, एक जाट है और दूसरे क्या है भाई, अगर पंडित है, मान लो दो मेन कास्ट है हमारे यहाँ पे, और दोनों लगभग लगभग बराबर हैं और हमेशा से ही जाट गवर्नमेंट बनाते आ रहे हैं, तो पंडित क्या करेंगे, विरोध करेंगे और क्या हो जाएंगे, झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा लेवल पर। तो हमने क्या करना चाहिए, इन दोनों को अपनी पावर शेयर कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो पहला रीजन तो इन्होंने क्या दिया है कि फर्स्टली पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि बीच में विरोध होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड सिंस द सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस, मतलब समाज में जो कन्फ्लिक्ट होगा, तो कई बार तुमने देखा होगा भाई, आग लगा देंगे, दुकानें जला देंगे, आदमी ने मार देंगे, कितना नुकसान हुआ है। एंड द पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर और imposing the will of the majority community over the others may look like an attractive option in the short run। एक बार तो ऐसा लग सकता है कि जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी वाले हैं वो अपनी बात चलाओगे तो ठीक रहेगा, लेकिन थोड़े से समय के लिए रहेगा। दूसरे लोग कितने दिनों तक दबेंगे, थोड़े दिन दबेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल 10 साल, कभी ना कभी तो वो भी विरोध करेंगे और विरोध करेंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट होगा तो सिविल वार में भी हो सकता है। और टायरेनी का मतलब होता है निरंकुशता, किसकी, मेजोरिटी इज नॉट जस्ट द ओप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन बिगिंस रियून द मेजोरिटी एज वेल। यहाँ पे जो लाइन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निरंकुशता मतलब जो ये नहीं हो कि लोगों के अंदर एक कट्टर भावना आ जाए, ये तो गरीब है, नहीं तो हम पीट देंगे, नू कर देंगे, ये चीज़ें ओप्रेसिव नहीं है। ओप्रेसिव मतलब दबाना नहीं है माइनॉरिटी को, कई बार रियून मैंने नाश कर देती है किसका, मेजोरिटी का भी ये चीज़। क्या समझ में आ गई बात है? तो पहला रीजन तो समझ में आ गया कि क्या कम करना, हमें कन्फ्लिक्ट खत्म करना है। अब देखो दूसरा क्या लिखा है, देयर इज द सेकंड एंड द डीपर रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि द पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे वेरी स्पिरिट का मतलब बहुत स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट मैंने आत्मा नहीं, इसने कहा कि अगर हम डेमोक्रेसी की आत्मा देखें ना तो वो पावर शेयरिंग ही है जी। डेमोक्रेसी की जो मेन आत्मा है ना, मतलब पावर शेयरिंग ही तो है डेमोक्रेसी, मतलब लोगों के हाथ में पावर देना। भाई डेमो मैंने लोग, क्रेसी मैंने तंत्र, मतलब कौन गवर्नमेंट बनाता है डेमोक्रेसी में, लोग ही तो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? अब देखो इसमें एक टॉपिक और आ जाता है फिर,
छोटा सा नहीं है, वो मेन टॉपिक है। ये खलील दायलमा तो हम फिर बाद में पढ़ेंगे, इसने किसी और देश के बारे में बता रखा है। अब इसने लिखा है कि जी पावर शेयरिंग की फॉर्म्स कैसी होती हैं। क्या लिखा है इसने? पावर शेयरिंग की फॉर्म्स कैसी होती हैं। तो पावर शेयरिंग ना अलग अलग तरीके से करी जा सकती है। हम एक एक पकड़ के एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले लिखी हुई है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप। एक एक को समझाएंगे भाई, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि अगर मुझे पावर बांटनी है ना तो मैं अलग अलग ऑर्गन मतलब अलग अलग हिस्से हैं ना जो गवर्नमेंट के, उनमें बांट दूंगा। जैसे अपने इंडिया में है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। भाई तुम्हें पता है कि अपने देश में एमएलए एमपी होते हैं। जो ये एमएलए एमपी है ना, ये है लेजिस्लेचर। क्या है सुन, ये लेजिस्लेचर जो कानून, जो लॉ को फॉर्म करते हैं। जो किसको फॉर्म करते हैं? लॉ को, कि कानून क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, कैसे नहीं चलेंगी। स्टेट में कौन करते हैं? एमएलए। सेंटर में कौन करते हैं? एमपी। एमपी किसको बनाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं मोदी को, मतलब मोदी अपना पीएम को बनाते हैं। और एमएलए किसको बनाते हैं? सीएम को बनाते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट चलाएंगे, एमपी क्या चलाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएंगे। तो एक हमने क्या कर दिया, हमने ना पार्ट बांट दिए गवर्नमेंट के, कि एक तो है लेजिस्लेचर जो कानून बनाने पे ध्यान देगी। फिर दूसरा क्या लिख रखा है इन्होंने? एग्जीक्यूटिव। जैसे जब मैं जॉब में था तो मैं एसआई एग्जीक्यूटिव था, मतलब मेरे नाम के आगे ऐसे लिखा जाता था, जैसे कि एसआई और ऐसे लिख के EXE लिखते थे, मतलब एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कि काम करने वाले। एग्जीक्यूटिव का मतलब है काम करने वाले। ये कॉन्स्टेबल उनके लिए नहीं लिखा जाता, ये मतलब सब ऑफिसर या ऑफिसर के लिए लिखा जाता है। तो हम क्या करते थे, हम काम, मान लो किसी ने कानून बना दिया, सरकार ने कुछ भी कानून बना दिया, वो एग्जीक्यूट कौन करेगा? ऑफिसर और सब ऑफिसर करेंगे। तो इसलिए एक ब्रांच क्या होगी? एग्जीक्यूटिव। तीसरी क्या होगी भाई? जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होगा भाई? न्याय देखना कि जो सरकार ने कानून बनाया कहीं वो गलत तो नहीं बना दिया। और एक ये बताओ कि इन तीनों की पावर डिफरेंट डिफरेंट है या नहीं है? भाई क्या लेजिस्लेचर को पावर है अलग से कुछ भी कानून बना दे? क्या किसी वो आईएएस ऑफिसर से पूछेगा? नहीं पूछेगा। क्या कोई आईएएस ऑफिसर या किसी ऑफिसर को कोई गिरफ्तार करना है, उसने क्या वारंट निकाल दिया तो गिरफ्तार होगा ही होगा? कोई रोक सकता है उसको? नहीं रोक सकता। जब जज अपना आदेश दे रहा हो तो क्या उसको कोई एमएलए रोक सकता है? रोक नहीं सकता प्रैक्टिक, मतलब इसमें डॉक्यूमेंट के हिसाब से। लेकिन कई बार बातें मान ली जाती हैं भाई, वो तो जान पहचान है, किसी की भी चल सकती है। क्या यहाँ तक समझ में आ गई बात है? तो एक पावर शेयरिंग का तरीका क्या है सुबह में, जिसमें एक होगी लेजिस्लेचर, एक होगी एग्जीक्यूटिव, एक होगी जुडिशरी। दूसरा समझो, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल पे शेयर करेंगे जी। लेवल कैसे? कि मान के चलो एक लेवल हो गया स्टेट, एक कौन सा हो गया? एक हो गया सेंटर, एक हो गया हमारा लोकल। जो हमारे, ये भी हमारे देश में पावर शेयरिंग का तरीका देखो यहाँ पे लिख रखा है। तो क्या क्या लिख रखा है कि एक जनरल गवर्नमेंट इज द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल, मतलब कि छोटे लेवल पे कर सकते हैं हम इस चीज़ को। मतलब एक तो गवर्नमेंट होगी सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट है, और दूसरी गवर्नमेंट कौन सी होगी? प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट। इसके अलग अलग नाम देंगे अलग अलग जगह पे। इंडिया में इसको क्या कहते हैं? हमें स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं भाई। अब ये कैसे है सुबह में? अब ये बता, क्या तेरा स्टेट हरियाणा है वो तो मतलब, और हरियाणा में एक सीएम है जिसका नाम मनोहर लाल खट्टर है। क्या कितने काम वो मनोहर लाल खट्टर देख रहा है? नहीं देख रहा हरियाणा के। भाई एजुकेशन तुम स्कूलों में भी देखते होगे, कुछ तुम्हें राजकीय स्कूल मिलेंगे, लिखा होगा राजकीय स्कूल, राजकीय अस्पताल। कुछ तुम्हें लिखा होगा केंद्रीय स्कूल, केंद्रीय अस्पताल। मतलब कुछ काम तो स्टेट करेगी जो स्टेट के अंडर ही आएंगे, और कुछ काम क्या करेगी? सेंटर करेगी जो सेंटर के अंडर में होंगे। स्टेट के काम में कौन टांग नहीं अड़ाएगा? सेंटर टांग नहीं अड़ाएगी। और सेंटर के काम में कौन टांग नहीं अड़ाएगा? स्टेट टांग नहीं अड़ाएगी। अगर टांग अड़ाते ना तो भाई साहब अब तक झगड़े हो जाते बहुत ज़्यादा। टांग नहीं अड़ा रहे तभी तो कुछ स्टेट गरीब है, कुछ स्टेट अमीर है। अब ये बताओ भाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेम सा काम करती तो क्या पूरा देश एक जैसा नहीं होता? लेकिन ये देखो, अपने देश में हरियाणा थोड़ा सा अमीर हो गया। हरियाणा के अमीर होने का रीज़न है कि हम एक साइड चंडीगढ़ हो गया, एक साइड हमारे दिल्ली हो गया, और दिल्ली के 3 साइड से हम गिर रहे हैं। मतलब हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट तो दिल्ली की वजह से बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं। सोनीपत, रोहतक है भाई, महेंद्रगढ़ भी उसके थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है वहाँ से, और भाई झज्जर है, फरीदाबाद है, गुड़गांव तो बेहद अमीर हो गया है।
और दूसरा तुम देखो कि बिहार भी एक स्टेट है, किसकी वजह से गरीब है? वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से ही गरीब है। तो तुम सोचोगे कि अलग अलग स्टेट अलग अलग काम कर रहे हैं तभी तो उनको गरीब और अमीर हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा था दद्दू, जब हम बंगाल आज़ाद हुए ना, तब बंगाल अमीर था सबसे, और आज सबसे गरीबों में है। केवल किसकी वजह से? उनकी गवर्नमेंट की वजह से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से काम करेगी। अगला देखो जी, फिर थर्ड है, पावर में बी आल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। कुछ भाषा के आधार पर, कुछ धर्म के आधार पर, कुछ भाषा के। ये अपने देश में थोड़ी सी कम है। ये अपने देश में क्या है? थोड़ी सी कम है। अपने देश में धर्म के हिसाब से पावर नहीं दे रखी है। हाँ, ये जरूर है कि अपने देश में कोटा दे रखा है कहीं कहीं गवर्नमेंट बनाने का, कि भाई कोई अगर धर्म की पॉपुलेशन कम है तो उसको हम 1% देते, भाई 1% ही जाति के आएंगे, 1% कम। जाति के हिसाब से कोटे तो हैं, लेकिन अपने यहाँ पे क्या नहीं है? धर्म के हिसाब से पावर नहीं बांट रखी है। कहते तू समझ में आ गई बात है? तो एक गवर्नमेंट है कि धर्म के हिसाब से बांट सकते हैं। अब फोर्थ देखो, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सी इन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स। ये भी है थोड़ी अपने देश में। क्या अपने देश में पावर पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से नहीं है? एक बीजेपी पार्टी है, अब ये जीत गई तो इसके हाथ में ज़्यादा पावर चल रही है। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं कि मान के चलो भाई यहाँ पे ना एक हरियाणा में सारे जाट इकट्ठे हो गए, ये कहो है कि हम तो ये ऐसे कुछ एक चीज़ मनवाने के लिए काम करते हैं, प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और कहो है कि हमारा एक आदमी तो हमेशा पार्लियामेंट में बैठा होना ही होना चाहिए जाट। समझाओ इस बात को। तो क्या अगर ये ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो दे नहीं सकते हम इनको, ये चीज़ देनी भी पड़ सकती है भाई, झगड़े ज़्यादा होने लग जाए। मूवमेंट मतलब कि एक मूवमेंट चला दे भाई, अब दद्दू इकट्ठा गांव में खड़ा हो जा रहा है, इनको आगे मेरी ये बात तो माननी चाहिए था हमने बिल्कुल, तो एक मूवमेंट चला दे और वो मूवमेंट ज़्यादा फैल जाए तो वो भी क्या हो सकता है? उसकी भी बात मानी जा सकती है। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन अपने देश में जो दो पावर शेयरिंग के तरीके हैं वो दोनों शुरू में हमने डिस्कस किए थे। पहला कौन सा था? डिफरेंट लेवल। एक डिफरेंट लेवल था और एक डिफरेंट ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और एक कौन सा था? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल। अपने देश में एक लोकल गवर्नमेंट भी है जो क्या देखती है? लोकल गवर्नमेंट गाँव और शहरों को देखती, गाँवों को, जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत नहीं होती है क्या? और शहर में भी होती है। तो क्या यहाँ तक समझ में आ गया? एक वीडियो फिर हम इसी किसके लिए लेके आ जाएंगे? नोट्स की, और जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे अच्छे से। ठीक है, क्या समझ में आ गई भाई बात? आगे तो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को।